हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज का पहला टॉपिक मोशन ऑफ प्लैनेट। मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, यानी कि ग्रहों की गति। सबसे पहले हम ग्रह को समझ लेते हैं। ग्रह किसे बोलते हैं, यानी कि प्लैनेट किसे बोलते हैं? वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रह। और वे पिंड, ठीक है, वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट। ठीक है, वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं। और वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट। ठीक है, ग्रह कितने हैं? हमारे 8 ग्रह होते हैं। पहला बुध, ठीक है, दूसरा पहला कौन सा है? बुध। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। दूसरा हो गया शुक्र, ठीक है, शुक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीनस। ठीक है, तीसरा कौन सा हो गया हमारा? तीसरा हमारा पृथ्वी, ठीक है, यानी कि अर्थ। तीसरा कौन सा है हमारा? पृथ्वी। पृथ्वी को इंग्लिश में बोलेंगे अर्थ। अगला मंगल, यानी कि मार्स, ठीक है, मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। 5th बृहस्पति। 5वां कौन सा है हमारा? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति को इंग्लिश में बोलेंगे जुपिटर। ठीक है, अगला शनि। 6ठा कौन सा है हमारा? शनि। शनि को इंग्लिश में बोलते हैं, शनि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैटर्न। ठीक है, 7वां अरुण, यानी कि यूरेनस। ठीक है, अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस। अगला वरुण, ठीक है, यानी कि नेपच्यून। और एक नोवा भी है, यम, जिसे हम प्लूटो बोलते हैं, लेकिन इसे बाद में इस लिस्ट में से हटा दिया गया क्योंकि ये देखा गया कि जो यम जो है वो जैसे जैसे चक्कर लगा रहा था उसकी जो जैसे ये सन है और ये ऐसे ऐसे ये तो है हमारा वरुण, ये घूम रहा है ऐसा, और ये वाला प्लूटो। तो प्लूटो का जो चक्कर था वो कुछ इस तरह से था, यानी कि उसे फिर ये माना गया कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर न लगाकर किसके ओर चारों ओर चक्कर लगा रहा है? वरुण के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसलिए फिर से इस लिस्ट में से हटाकर उपग्रह की लिस्ट में डाल दिया गया। तो हमारे कितने ग्रह हैं? सिर्फ 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बुध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरुण को हम बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रह के बारे में। आगे पढ़ते हैं अगला टॉपिक केपलर लॉ। ठीक है, ग्रहों की गति इसी से ही हमारी क्लियर होगी। ठीक है, केपलर्स लॉ, केपलर के नियम। केपलर ने हमारे 3 नियम दी। ठीक है, ये ग्रहों से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? प्लैनेट से संबंधित, ग्रहों से संबंधित हमारे इसने 3 नियम दिए। ठीक है, पहला नियम, प्रथम नियम समझिए।
क्या था, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वे एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में ये केपलर ने बताया कि ये एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर नहीं लगाते, ये किसी एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कैसे पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। और जो हमारा सूर्य है वो उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर उपस्थित होता है, ठीक है। यानी कि प्रथम नियम क्या हुआ कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार पथ के एक फोकस पर उपस्थित होता है। किस पर उपस्थित होता है? एक फोकस पर। या तो यहाँ पर होगा या वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये एक दीर्घवृत्त है, ये इसकी अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस, और ये बी जो है इसकी अर्ध लघु अक्ष, ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या हुआ कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के फोकस पर उपस्थित होता है, ठीक है। ये था हमारा पहला नियम। दूसरा नियम समझते हैं, सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। ठीक है, दूसरा नियम, इसे हम क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ठीक है। इस नियम को समझिए। इस नियम के अनुसार क्या है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये कोई ग्रह से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, ठीक है। यानी जितने समय में वो ए से बी तक जाएगा उतने ही समय में वो सी से डी तक आ जाएगा, ठीक है। यानी जब वो, इससे ये भी पता चली कि जब हमारा ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल धीमी होती है, और जैसे ही वो सूर्य के नज़दीक आता है उसकी चाल जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय नियम। क्या है? इस नियम के अनुसार जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल है डी थीटा, कितना है? डी थीटा, और ये जो हमारी डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। तब देखिए जो हमारा एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया ऑफ किसका? एस ए बी अपॉन डी टी इजकल टू किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ एस सी डी अपॉन डी टी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? जितने समय में इस क्षेत्रफल को पार करेगा इतने समय में इस क्षेत्रफल को पार करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं डेल्टा एस ए बी, ठीक है, अगर मैं डेल्टा एस ए बी निकालूं तो किस तरह निकलेगा? अगर मैं इसे एक त्रिभुज ही मान लूं, ठीक है, तो डेल्टा एस ए बी की वैल्यू कैसे निकल सकती है? डेल्टा एस ए बी की वैल्यू कैसे निकलती है भाई? आधार गुणा, भाई मान लीजिए, चलिए मैं एक अलग चित्र बना रहा हूँ। मान लीजिए कोई सूर्य है, ठीक है, और ये कोई ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो किसी टाइम अंतराल में ए से बी पर पहुंचता है, ठीक है, और उतने ही टाइम में वो कहाँ से कहाँ जाता है? सी से डी पर। मान लीजिए एंगल थीटा है, ये एंगल डी थीटा है, ठीक है, और जो ये लेंथ है वो कितनी है? आर, एस से ए तक, ठीक है, कितनी है? आर है, ठीक है। अब समझिए जो हमारा एस ए बी का क्षेत्रफल होगा, जो हमारा किसका क्षेत्रफल होगा? एस ए बी का, वो कितना होगा? 1/2 मल्टीप्लाई किसके होगा? एस ए मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। अब एस ए की तो वैल्यू मुझे पता है कितनी है? आर है। ए बी की वैल्यू निकालनी है,
तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे ए बी की। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, कोण बराबर होता है चाप बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कोण की वैल्यू कितनी है डी थीटा, और चाप कितना है ए बी, और त्रिज्या कितनी है आर। तो यहाँ से आर की मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, डी थीटा में कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। ठीक है, वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो इसे मैं डी ए लिख लूँगा। डी ए इक्वल टू कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई एस ए की वैल्यू कितनी है आर, मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी है आर डी थीटा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना होगा, डी ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा एस ए बी बाई डी टी की। तो मैं क्या करूँगा, इसका डी टी से डिवाइड करूँगा। तो डी ए बाई डी टी इजक्वल टू डी ए बाई डी टी इजक्वल टू कितना होगा 1/2। ठीक है, आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, मैंने पहले लिख लिया, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए आगे का क्या होगा, डी ए बाई डी टी इजक्वल टू, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी किसकी वैल्यूसिटी है, किसकी हो जाएगी एंगुलर वैल्यूसिटी की वैल्यू, तो 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। डी ए बाई डी टी किसकी वैल्यू हो गई 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब हमारे पास जे का फॉर्मूला है, जे इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, कल पढ़ा था हमने, जे इक्वल टू आई ओमेगा। और आई की वैल्यू कितनी होती है, आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू कितनी होती है एम आर स्क्वायर ओमेगा। मुझे चाहिए आर स्क्वायर ओमेगा की, तो जे बाई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, यहाँ से मैं ये वैल्यू कहाँ रखूँगा, यहाँ पर रख दूंगा। तो डी ए बाई डी टी किसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 जे बाई एम, और डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा जे बाई 2m। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू किसकी, क्षेत्रीय चाल की, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो केपलर का दूसरा नियम क्या है, केपलर का दूसरा नियम ये है कि जब कोई पिंड किसी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है। ठीक है, ये है हमारा केपलर का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं तीसरा नियम। ठीक है, चलिए केपलर का तीसरा नियम, तृतीय नियम। ठीक है, केपलर का तीसरा नियम समझिए। केपलर का तीसरा नियम क्या है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, कौन से पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, तब जो उसका परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल का मतलब जितने समय में वो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, जो उसका परिक्रमण काल है यानी टी है, वो उसका वर्ग यानी परिक्रमण काल का वर्ग, उसके टाइम पीरियड का वर्ग किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसकी सेमी मेजर एक्सिस की 3 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष की 3 घात के समानुपाती होता है। ये है हमारा केपलर का तीसरा नियम। क्या, किसी ग्रह का परिक्रमण काल उसके दीर्घवृत्ताकार पथ की अर्ध दीर्घ अक्ष की 3 घात के समानुपाती होता है। ये है हमारा तृतीय नियम। चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। भाई टी इक्वल टू क्या होगा, अगर टी की मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, ठीक है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, और अपॉन क्षेत्रफलीय वेग एरियल वेलोसिटी। ठीक है, क्षेत्रफल बटे क्या वेलोसिटी, किसकी वैल्यू आ जाएगी परिक्रमण काल की। टी इक्वल टू जो इलिप्स का
जो इलिप्स का हमारा एरिया होता है वो कितना होता है, पाई ए बी, जहाँ ए बी क्या है, ए तो है सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष, और एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, पाई ए बी अपॉन डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई थी, जे बाई 2m, कितनी आई थी, जे बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा इसे, तो जे बाई 2m, 2m कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो पाई ए बी एम बाई जे, ये किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू है। ठीक है, और अगर मुझे टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो टी स्क्वायर का वाला निकालना है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2m है तो 2 यहाँ पर चले जाएगा, स्क्वायर होगा तो 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। ठीक है, कितना, 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मैं देखूँ नाभिलंब देखूँ, अगर मैं इसका नाभिलंब निकालूँ तो नाभिलंब कितना होगा, b इक्वल टू, ठीक है, b इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से जो हमारा ये नाभिलंब है इसका एक फॉर्मूला होता है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, नाभिलंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी लेटर सेक्टम। ठीक है, सेमी लेटर सेक्टम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी ये बी स्क्वायर अपॉन ए, इसे हम बोलते हैं नाभिलंब। यहाँ से हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, L इंटू ए, और यहाँ पर पुट करेंगे, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की जगह कितना लिखूंगा, L इंटू ए इंटू एम स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, और यहीं से टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, पहले एल स्क्वायर एम स्क्वायर लिख लूँगा अपॉन जे स्क्वायर, और इंटू ए स्क्वायर, तो ये तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, और ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसे कुछ क्या कर सकता हूँ, प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब। जो हमारा परिक्रमण काल है वो किसके, अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीयाघात के, परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीयाघात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये है हमारा केपलर का तृतीय नियम। ठीक है, चलिए केपलर का ये अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये हमारा केपलर के नियम थे। केपलर ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूटन कंक्लूजन फ्रॉम केपलर लॉ। न्यूटन कंक्लूजन फ्रॉम केपलर लॉ, यानी न्यूटन केपलर के नियम से, केपलर के नियम से किसका नियम, किसका निष्कर्षण, न्यूटन का निष्कर्षण। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा न्यूटन, अब हमने पढ़ा था अपना सर्कुलर मोशन में, हमने कुछ इस तरह पढ़ा था, जब कोई पिंड कोई सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, तो उस पर एक क्या करता है, एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, किस ओर, सेंटर की ओर कार्य करता है। तो न्यूटन ने ये माना कि बुध को छोड़कर, जो हमारा मरकरी है इसे छोड़कर बाकी जितने भी हमारे प्लैनेट है, जितने भी ग्रह हैं, उनकी जो हमारी कक्षा होती है, उनकी जो ऑर्बिट होती है, वो लगभग हमारी सर्कुलर होती है, वृत्ताकार होती है। तो जब वृत्ताकार होती है, तो जब कोई सूर्य के चारों ओर वृत्तपथ पर चक्कर लगाएगा तो उस पर एक अभिकेंद्र बल, एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी डायरेक्शन किस ओर होगी, सूर्य की ओर। मान लीजिए इसकी बीच की दूरी कितनी है, r है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, और अगर मैं v निकालूं, v क्या है, चाल, कितना होगा, चलिएगा एक, भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ हम इससे चाल ले लेंगे, कितना है, चली एक चक्कर कितना होता है, सर्किल का एक चक्कर 2 पाई r। ठीक है, और अपॉन क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 2 पाई r अपॉन t। ठीक है, और ये वाला t ना लेकर हम कौन सा t ले लेंगे, परिक्रमण काल वाला, टाइम पीरियड वाला। ठीक है, चलिए यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। चूंकि टी स्क्वायर किसके बराबर होता है,
भाई हमने केपलर का तीसरा नियम पढ़ा, ए क्यूब, यहाँ पर जो हमारी रेडियस है वो कितनी है, आर है, और उस कॉन्स्टेंट को मैंने के लिख लिया, तो टी स्क्वायर इजक्वल टू के आर क्यूब, तो वी स्क्वायर इजक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन के आर क्यूब। ठीक है, के आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर कट गया तो वी स्क्वायर इजक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई के आर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एफ में, तो एफ इजक्वल टू एम 4 पाई अपॉन वी स्क्वायर की जगह 4 पाई आर इंटू के आर। ठीक है, या फिर इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इजक्वल टू 4 पाई अपॉन के इंटू एम अपॉन आर। ठीक है, और यहीं से एक बात पता चली, एफ प्रोपोर्शनल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर एम प्रोपोर्शनल एम और एम एफ प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। तो न्यूटन ने कुछ निष्कर्ष निकाले। पहला तो निष्कर्ष यही हो गया कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिसकी दिशा किसकी ओर होती है, सूर्य की ओर, क्योंकि इसके सेंटर पर क्या है, यहाँ सूर्य है। दूसरा, जो ये फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्लैनेट के मास के, ग्रह के द्रव्यमान के समानुपाती है। दूसरी, जो इनके बीच की दूरी है उसके क्या है, ये बल व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये न्यूटन ने क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले कहीं से केपलर के नियम से। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, किसका नियम है, न्यूटन का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। समझिए, मान लीजिए कोई भी दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो न्यूटन ने बताया जो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो इन द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरी बात, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या पता चला, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम इसे प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर g, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, अगर मैं g की वैल्यू निकालूँ तो कितनी होगी, g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, अगर g की यूनिट देखी जाए तो कितनी होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी यूनिट होगी, g की। और अगर डायमेंशन की बात करें तो f की होती है mlt-2, r की हो जाएगी l2, और इसकी हो जाएगी m, और इसकी हो जाएगी m। m से एक m कट गया और डायमेंशन क्या आ गई, m-1 l3t-2, ये किसकी डायमेंशन आई, g की। ठीक है, तो न्यूटन का अगर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि अगर दो पिंड के बीच में कोई बल, आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो वो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, उनके मास के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आज का अगला टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और ये किसी एक ग्रेविटेशनल यानी कि किसी गुरुत्वाकर्षण फील्ड में रखी हुई है, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में रखी हुई है, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखी हुई है। तो इस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि इस द्रव्यमान पर गुरुत्वीय क्षेत्र में, ठीक है, किसमें, सबसे पहले तो बात
ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के किसी बिंदु पर अगर एकांक द्रव्यमान रखा हुआ है, कितना द्रव्यमान, यूनिट मास रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यहीं से इसकी डेफिनेशन आई, इफ m इक्वल टू 1 देन I इक्वल टू f, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान पे जितना बल कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। I से इसे डिनोट करते हैं, कहीं से डिनोट करते हैं, I से, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो कितनी होगी, यहाँ से न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर केजी, मास है ना, तो न्यूटन पर केजी। और अगर डायमेंशन देखें तो कितनी होगी, न्यूटन की mLt-2 और केजी की m से m कट गया तो कितना आ जाएगा, Lt-2। ये आ गई हमारी इसकी डायमेंशन, ठीक है। चूँकि F इक्वल टू क्या होता है, Gm/r², ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक m, ये m है, ये कैपिटल M है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Gmm/r²। तब I की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ पर वैल्यू रख देंगे, Gmm/r²/m, m से m कट जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Gm/r²। ये हो जाएगी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। आगे चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, ठीक है। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लीजिए ये कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, और ये एक स्मॉल द्रव्यमान का एक पिंड है जो इसकी सतह पर ही मैं मान लेता हूँ, ठीक है। या फिर ये मान लीजिए ये तो है अर्थ, ठीक है। ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है जिसका द्रव्यमान क्या है, ME। ME क्यों लिखा, क्योंकि अर्थ है, ठीक है। और इसकी रेडियस है RE, कितनी है, RE। और इसकी सतह पर, पृथ्वी की सतह पर कोई m द्रव्यमान का एक पिंड है, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात, इनके बीच में क्या काम करेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/r²। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की इनके बीच की दूरी कितनी है, लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, ठीक है। दूसरी बात, अब ये यहाँ पर रखा है तो इस पर एक फोर्स एक्ट नीचे की ओर होगा, कितना, mg। तो एक फोर्स पर एक्ट करेगा नीचे की ओर mg, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चला, mg इक्वल टू किसका, Gme/r², m से m कट गया तो g इक्वल टू कितना हो गया, Gme/r², ठीक है। r² की गुणा यहाँ पर कर लेंगे, Gr² इक्वल टू Gme। तो ये आ गया हमारा कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मोशन ऑफ प्लैनेट, केपलर लॉ, न्यूटन कंक्लूजन फ्रॉम केपलर लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g।